प्यारे बच्चों नमस्कार। अपने पिछले लेक्चर में हमने योजना आयोग की स्थापना के बारे में बात की थी और इसके साथ साथ हमने बॉम्बे प्लान के बारे में भी बात की थी कि किस प्रकार एक प्लान्ड इकोनॉमी के अंडर एक जॉइंट रिजोल्यूशन प्रिपेयर किया गया था जिसके अंतर्गत भारत के विकास की योजनाएं बनाने की बात हुई थी। और पिछले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जब योजना आयोग बना था तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तब से जब से योजना आयोग अस्तित्व में आया तब से प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और एक अन्य व्यक्ति जो उपाध्यक्ष कहलाता है वो योजना आयोग के सारे कार्य को देखता है। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं जिसमें हमने बात की है जो अर्ली इनिशिएटिव्स यानी शुरुआत के कदमों की। असल में भारत ने अपने विकास का जो रास्ता चुना वो काफ़ी हद तक सोवियत संघ से प्रभावित था यानी यूएसएसआर से, क्योंकि हमने देखा था कि सोवियत संघ ने पंचवर्षीय योजनाएं यानी 5 ईयर प्लानिंग के अंडर जो रिमार्केबल प्रोग्रेस की थी तो भारत उससे काफ़ी प्रभावित था और भारत सरकार ने इसके लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसके अंडर हमने 5 सालों के लिए अगले जो 5 ईयर प्लान थी उसमें 5 ईयर्स के लिए जो हमने प्लान बनाया था कि किस तरह से हमारी इनकम होगी और किस तरह से इस पर खर्च किया जाएगा, ये प्लानिंग तैयार की गई थी। और इसके अनुसार जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और स्टेट गवर्नमेंट, ये हमारा जो बजट था उसको 2 हिस्सों में बांटा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या रहेगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या रहेगा। और उसमें से कुछ हिस्सा निकाल लिया गया, अलग सेपरेट रखा गया, जिसमें ये प्रोविज़न किया गया कि जो अनप्लान्ड अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंडिचर आएंगे, जैसा कि कभी कभी घर में हम रखते हैं कि कुछ पैसा अलग से सेपरेट रख देते हैं जिसको हम कई बार उसको इमरजेंसी टाइम में यूज़ कर सकें, तो कुछ एक इस प्रकार से पैसा रखा गया। तो सरकार को ये प्लान किया सरकार ने कि वो हर साल कितना पैसा किस चीज़ पर खर्च करेगी। जो सेकंड पार्ट था तो वो था प्लान्ड एक्सपेंडिचर यानी योजना पे कितना खर्च किया जाएगा और उसमें हमने प्रायोरिटी के बेस पर, प्राथमिकता के आधार पर हमने इस सारे पैसे को 5 साल में खर्च करना था। यानी एक प्लान किया गया कि अगले 5 साल में हमारे पास कितना पैसा आएगा और इस पैसे को हम किस किस तरीके से कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। तो ये एक प्लानिंग होती है जिसमें सरकार एक प्लान बना के चलती है और जहाँ ज़रूरत पड़े तो सरकार उसमें कुछ एक चेंज भी कर सकती है। अब जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी इसका जो प्रोजेक्ट था, जो प्लानिंग थी, वो 1951 में इसका ड्राफ्ट इशू किया गया और 1951 में ही नवंबर में इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन की गई। लेकिन जैसा कि होता है जब भी कोई नई प्लानिंग पब्लिक के सामने रखी जाती है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ लोग उसके फेवर में होते हैं और कुछ लोग उसको अपोज भी करते हैं। तो इस तरह से इस फील्ड में जो इंटेलिजेंशिया ग्रुप के लोग थे, जर्नलिस्ट थे या गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो वर्कर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे और पॉलिटिशियन और बाकी लोग भी, इन सब में एक लंबी डिबेट हुई, इस देश भर में इस पर डिस्कशन हुई। तो इससे देश के अंदर एक हलचल सी पैदा हो गई कि सरकार कर क्या रही है। और जब सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कि 1956 में बनी थी, जब तक ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान हो के सेकेंड 5 ईयर प्लान तक पहुंचे तब तक ये डिबेट और बढ़ गई और जिस समय तीसरी और चौथी यानी थर्ड और फोर्थ 5 ईयर प्लान सामने आने वाली थी, थर्ड के टाइम भी और फोर्थ के टाइम भी। थर्ड के टाइम तो फिर भी कुछ एक माहौल एक्टिव था, लेकिन फोर्थ प्लान आते आते ये सारा का सारा
जो उत्साह था वो एक प्रकार से ठंडा पड़ गया। कारण क्या था कि इस समय तक क्योंकि हमारी प्लानिंग पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी, इसलिए और देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी, तो इस कारण से कंट्री के सामने एक इकोनॉमिक क्राइसिस आकर खड़ा हो गया, यानी आर्थिक संकट आकर खड़ा हो गया। तो फिर सरकार ने ये प्लान किया कि क्यों ना इस 5 ईयर प्लान को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। बेशक इन प्लानिंग्स में जो प्रायोरिटीज थी और जो सारी प्रोसेस चल रही थी उस पर कुछ एक क्रिटिसिज्म भी हुआ, और वो नॉर्मल चीज़ें हैं, क्योंकि जब भी किसी काम में सरकार को असफलता मिलती है तो चाहे वो सामान्य नागरिक हों, चाहे विपक्षी पार्टियां हों या अन्य लोग हों, वो उस पर ऑब्वियसली उस पर ऑब्जेक्शन खड़ा करते हैं और सरकार की नाकामियों की आलोचना करते हैं। तो हम एक बार अब शुरू करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान को एक बार डिटेल से स्टडी करते हैं। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है ये 1951 से 1956 तक चली थी। प्लानिंग क्या थी कि हमारा इस जो प्लानिंग बनाई गई इसके पीछे जो मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो था लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर लाना। और योजना को जो जब प्लानिंग तैयार हो रही थी तो उसमें से एक एक्सपर्ट थे मिस्टर के.एन. राज। ये एक यंग इकोनॉमिस्ट थे और उनके व्यूज थे कि इंडिया को अपनी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कम से कम नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए अपनी इकोनॉमी को जो डेवलप करने की जो स्पीड है उसे स्लो रखना चाहिए। क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि देश के सामने कुछ आर्थिक परेशानियां थी, क्योंकि देश अभी अभी आज़ाद हुआ था तो फाइनेंस कंट्री के पास इतना नहीं था, और अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था तो हमें दूसरे कंट्री से भी पैसा उधार लेना पड़ता। जब पैसा उधार लेते तो फिर कंट्री के ऊपर एक लोन बढ़ता। तो इसलिए मिस्टर के.एन. राज के का जो व्यूज़ थे उनका मानना यह था कि भारत को अपनी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड है उसको स्लो रखना चाहिए। अगर हम बहुत तेज़ी से इसको लेके चलेंगे तो उससे कंट्री की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचने का खतरा ज़्यादा था। दूसरी बात, पहली जो 5 ईयर प्लान थी, पंचवर्षीय योजना कहते हैं जिसको, उसमें हमारा टारगेट कंट्री को एग्रीकल्चर के मामले में, खासकर फूड ग्रेन के मामले में कंट्री को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना था। क्योंकि हम किसी भी बात की और किसी भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन तब तक नहीं कर सकते जब तक लोगों के पास खाने को पर्याप्त ना हो। इसलिए हमारा सारा का सारा जो स्ट्रेस था, सारा का सारा जो प्रेशर था, वो एग्रीकल्चर को डेवलप करने पे था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कंट्री के अंदर डैम और इरिगेशन जो सेक्टर है उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई। कारण एक और भी था कि जब कंट्री का पार्टीशन हो गया था तो कंट्री के जो फर्टाइल एरिया थे वो पाकिस्तान में चले गए थे। इसलिए भी हमें एग्रीकल्चर को डेवलप करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो रहा था। तो इसलिए हमने भाखड़ा नंगल जैसी प्लानिंग तैयार की और उसके लिए एक काफ़ी बड़ी अमाउंट इशू की गई। और इन 5 ईयर प्लान्स में ये माना गया कि देश में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है, क्योंकि हमारे यहाँ पे खेत बड़े ना होकर छोटे छोटे खेत थे, और इन छोटे खेतों पर हम ना तो कोई मॉडर्न मशीनरी यूज़ कर सकते, ना हम वहाँ पे कैनाल्स को ला सकते, क्योंकि छोटे खेतों में अब अगर आपके पास एक छोटा खेत है, अगर आप एक हिस्से पर कुआं खोद लिया तो बाकी आपके पास क्या बचेगा। तो इसलिए इन खेतों को बड़ा करना ज़रूरी था। यानी इसका मतलब ये है कि हमें लैंड रिफॉर्म्स पर, भूमि सुधार पर ज़्यादा जोर देना था। और इसी को
कंट्री के डेवलपमेंट का एक बेसिक फैक्टर माना गया। फिर जो हमारे जो प्लानर्स थे, जो इन योजनाओं को बना रहे थे, एक उनका लक्ष्य कंट्री की जो नेशनल इनकम है उसको भी बढ़ाना था। और ये तब पॉसिबल था जब लोगों की बचत उनके खर्चे से ज़्यादा हो, यानी खर्चा कम हो और लोग सेविंग ज़्यादा करें। 1950 के जो डेकेड था, दशक था, उसमें हमारा खर्च बहुत कम था, बहुत नीचे था। अब क्योंकि वो काफ़ी कम है, ऑलरेडी इतना कम है, और उससे नीचे क्या करते? तो जब खर्च कम कब हो रहा है? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो इसलिए जो प्लान मेकर्स थे उन्होंने सेविंग को कुछ बढ़ाने की कोशिश की। अब क्योंकि कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी, अपॉर्चुनिटीज़ भी कम थे, और हमारे पास जो फाइनेंस का रिजर्व था वो भी कम था, इसलिए हमारे सामने ये काफ़ी एक बड़ा चैलेंज था। तो इसलिए प्लानिंग के थ्रू कुछ एक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें सफलता हमें थर्ड 5 ईयर प्लान के पास जाकर मिली। लेकिन जो सेविंग हुई थी वो जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उतनी नहीं थी। तो आने वाले दिनों में जब 60 और 70 का डेकेड आया, तब उसकी स्टार्टिंग में हमारे पास जो सेविंग है वो लगातार कम होती जा रही थी। अब क्योंकि कंट्री के पास फाइनेंस नहीं है, तो इस कारण से आने वाले समय में देश को एक इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा। अब हम आते हैं रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, यानी तेज औद्योगिकरण पर। अब जैसे हमने अभी बात की कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें हमारा जो प्लान था, हमारा जो स्ट्रेस था वो एग्रीकल्चर को डेवलप करने पे था, क्योंकि पहले कंट्री के लोगों को फूड ग्रेन अवेल करवाना था। अब दूसरी बात जो आई कि दूसरी जो 5 ईयर प्लान थी या पंचवर्षीय योजना थी, इसमें प्लान किया गया कि अब जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं इनको डेवलप किया जाए। और ये प्लानिंग जो तैयार की थी वो इकोनॉमिस्ट और जो प्लान मेकर्स थे उनमें एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे एक फेमस साइंटिस्ट भी थे, स्टैटिस्टिशियन भी थे। नाम था P.C. महालनोबिस। P.C. महालनोबिस। तो इनकी एक टीम थी जिन्होंने ये सारी सेकेंड 5 ईयर प्लान थी इसको तैयार किया था। और जो हमारी जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसमें हमने थोड़ा सा पेशेंस रखने पर ज़्यादा ध्यान दिया कि हम पेशेंस रखें, क्योंकि जल्दबाजी में सारे काम बिगड़ते हैं। तो इसलिए ये प्लान किया गया कि थोड़ा सा पेशेंस रखी जाए। लेकिन सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो 1956 में शुरू हुई, उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया और ये एफर्ट्स किए गए कि अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई जाए। तो ऑब्वियसली बात है कि इसके बाद हमें प्लान चेंज करना पड़ेगा। फिर क्योंकि उस समय कंट्री जो है इंडस्ट्रीज़ के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था, यानी हमें बहुत सारी चीज़ें बाहर से मंगानी पड़ती थी। तो कंट्री ने इस बात में इंसिस्ट किया कि अगर हम अपने कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करें और बाहर से आने वाली चीज़ों को रोकें, तो हम कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और ये काम किया गया कि इंपोर्ट पर हैवी टैक्स लगाया जाए। जब इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी,
महंगी हो जाएगी तो देश में बिकेगी नहीं, क्योंकि कंट्री के पास, हम बार बार कह रहे हैं कि कंट्री के पास इतना फाइनेंस नहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बाहर वाली चीज़ें नहीं खरीदेंगे। अपने कंट्री की बनी हुई जो चीज़ें उनके कंपैरेटिवली सस्ती होंगी तो हम उनको खरीदेंगे। इससे कंट्री की इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलेगा। तो जो ये प्रोटेक्शन की एक जो पॉलिसी बनाई गई, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में थी और चाहे वो पब्लिक सेक्टर में थी, तो इस दोनों सेक्टर्स को इससे प्रमोट करने में काफ़ी हेल्प मिली। तो इससे कंट्री को काफ़ी, क्योंकि पहले इंपोर्ट पर हमें पैसा, जो हमारे जो पैसा था वो बाहर जाता था, तो इससे हमें कंट्री को बचत होने लगी। फिर हमने कुछ फील्ड खोले जिससे कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील, मशीनरी और कम्युनिकेशन, ये वो सेक्टर थे जिनको पब्लिक सेक्टर में डेवलप किया गया। इन पे ध्यान दिया गया कि इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए। तो जब ये चीज़ें बढ़ी तो इससे कंट्री की इकोनॉमी को और डेवलप करने में आसानी हुई। लेकिन जैसा कि होता है, जब भी कोई चीज़ आती है, हर चीज़ के प्लस पॉइंट भी होते हैं और नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में हम काफ़ी पीछे थे, हमारे पास अभी एडवांस टेक्निक अवेलेबल नहीं थी, इसलिए अगर कंट्री के अंदर हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना था तो हमें एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। उस टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने के लिए, उस टेक्नोलॉजी को हमें लेने के लिए अपनी फॉरेन जो हमारा जो करेंसी का जो स्टोरेज था, रिजर्व था, फॉरेन करेंसी का एक बड़ा हिस्सा हमें इन कामों पर खर्च करना पड़ा। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज थी उन्होंने भी अब एग्रीकल्चर की बजाय इंडस्ट्रीज की तरफ, जो फॉरेन कंट्रीज के लोग थे उनका ध्यान ज़्यादा गया। अब क्योंकि इंडस्ट्री पे पैसा खर्च हो रहा है, एग्रीकल्चर पे खर्च नहीं हो रहा, कम हो रहा है, तो इससे कंट्री को एक डर लग रहा था कि आने वाले टाइम में कहीं हमें फूड क्राइसिस का सामना या खाद्यान्न संकट का सामना ना करना पड़े। इसलिए जो हमारे प्लान मेकर्स थे उन्होंने इन दोनों के बीच में, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच में थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश की। और जो हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान थी वो सेकेंड 5 ईयर प्लान के कंपैरिजन से कोई ज़्यादा अलग नहीं थी। इसलिए जो क्रिटिक्स थे उन्होंने ध्यान दिलाया कि हमारी जो प्लानिंग है वो अर्बनाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, जबकि रूरल सेक्टर में हमारा ध्यान इतना नहीं है। और कुछ और लोगों का ये मानना था कि हम एग्रीकल्चर की जगह इंडस्ट्रीज़ को अगर हमने प्रेफरेंस दी है तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान दें तो जब कंट्री का किसान अगर समृद्ध होगा तो वो ज़्यादा बेटर कर पाएगा और इंडस्ट्रीज़ को इससे रॉ मटेरियल आसानी से मिल पाएगा। तो इस तरह से कुछ एक आलोचनाएं भी हुई, कुछ सजेशन भी आए, लेकिन कंट्री के सामने अभी भी समस्या वहीं की वहीं थी कि हम आगे कितना कर पाते हैं। तो इस तरह के जो और डिबेट्स इस प्रकार से आमने सामने आए कि जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम थी, उनकी समस्याएं और जो अन्य प्रकार की समस्याएं थी, इस बारे में हम बात अगले अपने लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।